अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है कि जो अच्छा काम कर रहा है, उससे द्वेष मत करो, कभी कह देना। नहीं तो तुम कभी सोचोगे कि बाद में कहूंगा, वो लोग बाद में रहे ना रहे। आपकी माँ जननी वो आपसे प्रेम करती है, पिताजी आपसे प्रेम करते हैं, उनसे कह देना कभी। ये जो चैप्टर है ये उन लोगों के बारे में है जो देशभक्ति को सिर्फ सुनते हैं कि मतलब 15 अगस्त को जाकर के हाँ वो एक लड्डू मिल जाता है तो हम जाते हैं वहां पे सलामी देने के लिए, जो वाकई में देशभक्ति का अर्थ नहीं समझते कि जब राष्ट्रगान बजे तब मैं खड़ा हूं, अगर मैं राष्ट्रगान पर खड़ा हूं क्या तभी मैं देशभक्त हूं? क्या मैं किसी और तरीके से अपने देश के प्रति अपने प्रेम को नहीं दिखा सकता? वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी का एक काफी कमाल का चैप्टर, नेताजी का चश्मा। देखिए ये जो चैप्टर है इसकी जो कोर वैल्यू है वो काफी हद तक इस इमेज से मिलती जुलती है, इस भीड़ से मिलती जुलती है। यहां एक भीड़ है, असंख्य लोग हैं, कोई किसी का पिता है, कोई माता है, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई उत्तर से होगा, कोई दक्षिण से होगा, कोई बहुत अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई बीच का होगा, अलग अलग लोग हैं। कोई बच्चा है, कोई देवी है, कोई स्त्री है, कोई छोटा है, कोई मिडिल एज में है, कोई हो सकता है बूढ़ा हो सकता है कोई नौकरी वाला हो, कोई बिजनेस वाला हो सकता है कोई अभी भी जॉब ढूंढ रहा है। इस भीड़ में अलग अलग तरीके के असंख्य लोग आपको दिखाई देंगे, असंख्य लोग। पर एक चीज है कि ये सब एक देश के हैं, ये सब एक देश के हैं। मान लीजिए अगर ये भारत की इमेज है तो ये सब भारतीय हैं। ये एक चीज है जो इन सबको एक साथ लेके आती है। ये जो चैप्टर है ये उन लोगों के बारे में है जो देशभक्ति को सिर्फ सुनते हैं कि मतलब 15 अगस्त को जाकर के हाँ वो एक लड्डू मिल जाता है तो हम जाते हैं वहां पे सलामी देने के लिए, जो वाकई में देशभक्ति का अर्थ नहीं समझते। पता है मुझे बड़ा दुख होता है और मैं आपसे वो बात कहूंगा, जब हमारे देश में लोग सेना के जवानों पर और डॉक्टरों पे पत्थर चलाते हैं ना, तो इसमें दोष जो है उन लोगों का भी नहीं है। उन लोगों का दोष तो है, पर दोष कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस का है, शिक्षक का है कि उसने क्या पढ़ाया। मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि ये चैप्टर जो है नेताजी का चश्मा, ये छोटी सी कहानी है कि हाँ एक मूर्ति थी। यार आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी, अरे एक मूर्ति थी, वो एक नगर के बीच में चौराहे पे एक मूर्ति थी नेताजी की, उस पे मूर्ति तो थी लेकिन चश्मा नहीं था, और एक कैप्टन चश्मे वाला था, वो चश्मा लगा देता था। तो ये स्टोरी देशभक्ति की हो गया, चैप्टर खत्म, 9 मिनट की वीडियो और फिर चलो नया आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये जो चैप्टर है ये वास्तव में इस बारे में कि देशभक्ति क्या है। क्योंकि कल को जब हमारे देश में ऐसे लोग होते हैं जो देश के जवानों पे पत्थर चलाते हैं, या जो सिनेमा थिएटर में खड़े होकर ये पूछते हैं कि क्या ये जरूरी है कि जब राष्ट्रगान बजे, फिल्म अगर कभी आप देखने गए तो फिल्म दिखाने से पहले कोई भी फिल्म नेशनल एंथम प्ले होता है, कुछ सेकंड्स का होता है, कि जब राष्ट्रगान बजे तब मैं खड़ा हूं, अगर मैं राष्ट्रगान पर खड़ा हूं क्या तभी मैं देशभक्त हूं? क्या मैं किसी और तरीके से अपने देश के प्रति अपने प्रेम को नहीं दिखा सकता? ऐसे तर्क देने वाले लोग से तो इसमें ना लोग प्रश्न करते हैं कि अरे आपको भारत का भविष्य देखना है तो भारत के स्कूल देखो, स्कूल वाले गलत पढ़ाते हैं, सीबीएसई। इसमें स्कूल की गलती नहीं, शिक्षक की गलती है। क्या पढ़ाया? शिक्षक से पूछिए ना कि क्या पढ़ाया। सिर्फ कहानी पढ़ाई कि हाँ एक चौराहा था, उस पे एक नेताजी की मूर्ति थी, उस पे चश्मा नहीं था, एक कैप्टन चश्मे लगा दिया करता था, वो देशभक्ति हो गई। एक दिन हालदार साहब आए उस चौराहे पे, देखा कि उस दिन तो चश्मा पे मूर्ति नहीं है, मूर्ति पे चश्मा नहीं है, तो उस दिन पता चला कैप्टन मर गया। अगले दिन एक सरकंडे का चश्मा था, कहानी खत्म हो गई। बेटा देशभक्ति की कहानी है, चलो वीडियो खत्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या यही करना है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि शिक्षक ने क्या सिर्फ कहानी पढ़ाई या देशभक्ति क्या है वो पढ़ाया। वो जो बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति वहां था वो कौन था? इन्हीं में से कोई था ना, कैप्टन चश्मे वाला। मैं आगे आपको इमेजेस दिखाऊंगा। ये कहानी इस बारे में है कि देशभक्ति क्या है। मैं रिक्शा चलाता हूं, क्या मैं देशभक्त नहीं हूं? क्या सिर्फ जो फौज में वर्दी पहनते हैं वही देशभक्त है? वो महान देशभक्त है। किंतु मैं एक रिक्शा चलाने वाला हूं, लेकिन मैं परहित धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक सोल्जर होने की या एक देशभक्त होने की कोर वैल्यू क्या है? कि मैं ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, मैं समझौता कर लूंगा। मैं थोड़ा लेट से ड्यूटी से आया हूं, आज मेरे को जल्दी सोना है, रात को 11 बज गए हैं, कायदे से 10 बजे के बाद आप ढोल नगाड़ा नहीं बजा सकते। किसी की बारात मेरे सड़क के बाहर से जा रही है,
काफ़ी टाइम बाद कोई बारात है, मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा कि ये लोग गुजर रहे हैं, गुजर जाने दो, गुजर जाते हैं, वो गुजर ही रहे हैं मान लो। कोई है यार, कोई, मैं स्कूटी चला रहा हूँ बहुत तेज़ी से, कोई मेरे सामने साइकिल वाला बंदा है, उसकी साइकिल फंस गई है, मैं पें 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 हॉर्न मारे ही जा रहा हूँ, कुछ देख ही नहीं रहा, तो मुझे तो वो थोड़ा कम समझ में आता है कि थोड़ा आप रुक जाओ वहाँ पे, उसको निकल जाने दो यार। मेरे पास थोड़ी पॉकेट खर्च के लिए पैसे कम हैं, लेकिन वो नेशनल फ्लैग डे है या कभी कुछ होता है, मैं अपने देश के लिए जाता हूँ, मैं 2 4 10 रुपए, एक केस सामने आया था प्रधानमंत्री के, जब वो जो एक फंड थे, मुझे केस ठीक से याद नहीं आ रहा, बट एक महिला का केस था जिन्होंने अपनी 1 महीने की पूरी पेंशन दे दी। ये सब क्या है? ये सब है कि देशभक्ति, आप भी देशभक्त बन सकते हो, फौज में सेवा करोगे, बड़े सौभाग्य की बात है साहब, पर नहीं भी कर पाए तो परहित के लिए, दूसरे के हित के लिए कभी कभी थोड़ा समझौता किया, हमेशा नहीं पर थोड़ा समझौता किया जा सकता है। यही देशभक्ति के कोर में। सैनिक कौन है? जो वर्दी पहने, हाँ, पर सैनिक मैं और आप भी हो सकते हैं कि मैं दूसरों को दुख में नहीं देखूंगा, मैं अपने कारण दूसरे को दुख नहीं दूंगा। मैं वैसा छात्र कभी नहीं बनूंगा जो स्कूल में आके दूसरों को मस्ती करवाता है और घर में जाके खुद पढ़ लेता है, नहीं, ये उचित नहीं है। मैं वैसा छात्र नहीं बनूंगा जो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है और दूसरे, जिसमें परोपकार की भावना नहीं। आप मनुष्यता देखिए मैथिली शरण गुप्त की, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। उन्हीं की कथा मां सरस्वती बखानती है जिन्होंने परोपकार किया है, जिन्होंने दूसरों के हित के लिए कार्य किया है। वही पशु प्रवृत्ति है, मैंने किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने किया है, मैंने लिया है, मैंने मार्क्स स्कोर किए हैं, मैंने ये किया है, मैंने बचाया है। अरे ये मैं की आवाज है आती कहां से? कौन है वहां वाणी आती जहां से, है ना। अरे आप बता, तेरे मुख को कौन खोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? पांव है तुम्हारे, है ना, पांव है तुम्हारे, अरे या तुम हो पांव के। अरे समझ रहे हो? एक बात बताओ, जब हम चलते हैं तो मैं चल रहा हूं या पांव चल रहे हैं? पांव डोलते हैं या तू डोलता है? बता, तेरे मुख को कौन खोलता है? बनिया की दुकान में तराजू लेकर के 5 किलो 5 किलो 10 किलो 10 किलो, ये जो कांटे तराजू हाथों में तेरे, सोच समझ के उत्तर दे रे, हाथ तौलते हैं या तू तौलता है? बता, तेरे मुख को कौन खोलता है? इस गाने का मतलब आप बहुत जब बड़े हो जाओगे तब शायद, या एक लेवल की जब कृपा होगी तब समझ जाओगे आप इस गाने का मतलब। तो ये गाना इस बारे में है कि जब मैं दूसरों के हित के बारे में सोचने लगूं तो उस दिन से मेरी देशभक्ति शुरू हो जाएगी। कैप्टन चश्मे वाला भी यही करता था। वो ये जानता था कि भावना बहुत बड़ी चीज है यार, वो एक मूर्ति है तो क्या, मैं उनमें नेताजी को देखता हूं। मैं कैप्टन चश्मे वाला, आपको कहानी मोरलेस मैंने बताई दी, चौराहे पे एक नेताजी की बस्ट मूर्ति थी। बस्ट शब्द का उपयोग बुक में किया गया, बस्ट यानी कि वेस्ट की, कमर तक का स्टैचू था, फुल साइज स्टैचू नहीं था। तो उसपे ना वो क्या करता था, वो स्टैचू बन गया था, लेकिन उसपे ना वो जो मूर्तिकार था मोतीलाल जी महाराज उन्होंने ना मतलब ये नहीं बनाया था, चश्मा नहीं बनाया था। तो कैप्टन क्या, अब इस चश्मे में तो कांच है, अरे ब्लू कलर का शायद कुछ दिख रहा होगा, कांच है इसमें। वो क्या करता था, खाली फ्रेम यानी कि बिना कांच वाला खाली फ्रेम जो है वो लगा देता था। अब खाली फ्रेम से नेताजी को क्या दिखेगा, कुछ कांच का नंबर तो है, बट वो अपने भाव के लिए लगाता था कि नेताजी की आंखें सूनी दिख रही है, मैं ये नहीं देख सकता। ये देशभक्ति की भावना है। हर बार तर्क करना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, कई बार भावना से सोचना चाहिए। ज्ञान तथ्यों में नहीं, अनुभव में होता है। एक मां जब उसका बेटा कुछ छुपा रहा होता है या जब उसके बेटे के मन में कोई दुख होता है तो मां जान जाती है। क्या वो मां कोई लॉजिक लगा के जानती है? भावना से जानती है। भाव की बड़ी ऊंची स्थिति होती है साहब। चलिए देखिए, नेताजी का चश्मा पाठ की कोर वैल्यू, आई होप मैं आपको कुछ हद तक बता पाया हूं। पाठ से पहले जो एक पाठ प्रवेश है वो मैं आपको पढ़वाता हूं। केवल ऐसा भूभाग, देखिए अब पढ़ेंगे तो बोर होगा, मैं आपको बताते रहता हूं कि मैंने बनाया तो मुझे पता है क्या लिखा है। सिर्फ जमीनी भूभाग को, ये देश किसको कहते हैं? ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये देश है, ऐसा थोड़ी होता है साहब। देश एक विचार है। भारत हमारी मां है। भारत मां नहीं है, अरे सच में मां है। एक बार मां पुकार के तो देखो।
झूठ नहीं कह रहा, करके तो देखो एक बार, देखना किसी ना किसी रूप में आके अवश्य वो तुम्हारी सहायता करेंगी। ये जो देश है ये हमारी माँ है, तो इसके साथ एक भावनात्मक संबंध जुड़ा होता है। ये हम किसी सिर्फ जमीनी टुकड़े के बारे में बात नहीं कर रहे, ये वो सभ्यता नहीं है साहब, क्षमा कीजिएगा। जो जब देश की जमीन के टुकड़े को नहीं कहते, वो एक विचार को कहते हैं। इस विचार को पुष्ट करने के लिए, इस विचार को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हमें राष्ट्रगान गाते हैं, ताकि हमारे अंदर देशभक्ति जिंदा रहे। नहीं तो अगर आप ये सब बंद कर दोगे, 15 अगस्त को झंडा मत फहराओ, राष्ट्रगान क्यों गाना है, राष्ट्रगान सबको पता ही है, हर रोज असेंबली में गवाने की क्या जरूरत है, ये सब आप बंद कर दोगे तो ये देशभक्ति का भाव चले जाएगा। इस भाव को सदा जागृत रखने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। देश एक भाव है, देश जो है सिर्फ कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो एक भावनात्मक संबंध है। और इस जमीन के टुकड़े के लिए लोग जिए भी हैं और इस जमीन के टुकड़े के लिए लोग मरे भी हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी है ना बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, सिर कट गए हमारे तो सही पर हिमालय का सिर ना झुकने दिया। ऐसे ही कुछ है, पर आप इसका भाव समझिए। सिर कट गए हमारे तो कुछ गम नहीं, पर सिर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। तो इसका भाव वही है साहब कि जमीन के टुकड़े को सिर्फ देश नहीं कहते, उससे एक भावनात्मक संबंध होता है देश से। तो क्या देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है? नहीं, वो एक विचार है, वो एक भाव है। उसको पुष्ट करने के लिए हमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों से। जमीन के टुकड़े को देश नहीं कहते, वो एक भावनात्मक संबंध होना चाहिए देश के साथ। और देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से। जीव जंतु की बात होती है। कल को वो आपसे कहते हैं कि टाइगर मत मारो, सेफ टाइगर, क्यों? क्योंकि अगर वो टाइगर कल को खत्म हो जाएंगे तो बच्चों को ऐसे बुक में दिखाना पड़ेगा कि बच्चों देखो टाइगर ऐसे दिखते थे। नहीं, इसलिए हम टाइगर को नहीं बचाते कि टाइगर कल को विलुप्त हो जाएंगे। नहीं, हम टाइगर को इसलिए बचाते हैं, हाँ सर वो हमको पता है वो इकोसिस्टम वाला रीजन है ना, कि मतलब सब लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नहीं, हम टाइगर को इसलिए बचाते हैं क्योंकि उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे और तुम्हें है। इसलिए सेफ टाइगर। अपने लाभ के लिए हर बार सोचना कि टाइगर मर जाएगा तो मेरा नुकसान होगा क्योंकि फूड चेन बिगड़ जाएगी। तो मान लो कल को चमत्कार से ऐसा हुआ कि टाइगर नहीं ना मरे और फूड चेन ना बिगड़े, तो टाइगर को मरने देंगे? तो ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति भावना पर चलती है, आपके तार्किक लॉजिक और स्वार्थ पे नहीं चलती। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा नहीं। तो देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक भाव है। ये देश जो है एक विचार है। और देश किससे बनता है? देश में रहने वाले लोगों से, नदियों से, है ना, पहाड़ों से, जीव जंतुओं से। स्वयं प्रकाश जी कहते हैं इन सब से देश बनता है, सिर्फ लोगों से देश नहीं बनता साहब, ठीक है, इन सब से बनता है। और ये कहानी देशभक्ति, नेताजी की चश्मा जो कहानी है देशभक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है। कोई छोटा सा नागरिक भी हो, बेईमानी नहीं करता, दूसरे के हित के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, वो भी देशभक्त है। आप उसको जान पाओ या ना जान पाओ। कितने महापुरुष इस सभ्यता में हुए और चले गए, आप सबको थोड़ी जान पाए, समझ रहे हो, है ना। वही इस कहानी का सार है। खैर ये नेताजी है। और अब यहां पे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहानी यहां से शुरू होती है हालदार साहब से। अब देखो इसमें ना एक डाउट होता है बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का, वो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद आपको बताऊंगा हालदार साहब से रिलेटेड। एनीवेज, हालदार साहब किसको कहते हैं? जो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो। अब कलेक्टर वलेक्टर तो बहुत बड़े ऑफिसर हो गए, बट उसी लेवल में, थोड़ा उससे नीचे, बहुत बड़े नहीं बट बहुत छोटे भी नहीं, एक डिसेंट गवर्नमेंट ऑफिसर को आप हालदार साहब कह सकते हो, ठीक है। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे हालदार साहब, उनका नाम नहीं था हालदार, उनका नाम लिया ही नहीं गया है पूरे चैप्टर में, उनको हालदार साहब हालदार साहब। जैसे कैप्टन चश्मे वाला जो है कहानी में, जो चश्मा चेंज करते थे, उनका असली नाम किसी को नहीं पता, पूरे पाठ में उनको कैप्टन चश्मे वाला कहकर संबोधित किया गया है। वैसे हालदार साहब को हालदार साहब ही कहा गया है, उनका नाम किसी को नहीं पता। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन, है ना, यानी कि ट्वाइस अ मंथ, हर 15वें दिन यानी कि महीने में 2 बार, या आप इसको ज्यादा कंफ्यूज ना करिए, हर 15वें दिन, 15 दिन में एक बार वो उस कस्बे से अपने काम के सिलसिले में गुजरते थे।
अब ऐसा है क्या कि वो 15 दिन में एक ही बार ऑफिस जाते थे? नहीं, रोज जाते थे, पर उनका राउंड वगैरह कुछ गवर्नमेंट ड्यूटी होगी तो 15 दिन में एक बार वो उस कस्बे से गुजरते थे। वो कस्बा जिसकी एक कहानी है, ठीक है। अब हवलदार साहब उस कस्बे से हर 15वें दिन गुजरते थे। कस्बा उतना अधिक बड़ा नहीं था, उस कस्बे में वैसे कुछ ही मकान थे, छोटा सा कस्बा था और कुछ ही मकान थे जिनको कहानी बहुत पुरानी है, पक्का मकान बहुत कम हुआ करता था और एक ही छोटा बाजार था। उसी बाजार में एक चौक था, वो आपको आगे बताएंगे, पहले मैं आपको आगे दिखा देता हूं। उस कस्बे में 2 स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, 1-2 नगर पालिका है। अब ये सब एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी का फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगा वो चैप्टर का भाव जो शुरू मैंने आपको बताया। और हवलदार साहब एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कहा जाता है जो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में क्या था साहब? एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा पुराने जमाने की कहानी, इमेज थोड़ी हाईटेक है, थोड़ा पुराने से रिलेट करना, ठीक है। एक स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का घर, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, छत नहीं है, एसी वैसी नहीं है साहब, ओपन एयर सिनेमा घर, और एक नगर पालिका थी वहां पे, ठीक है, जो कुछ ना कुछ काम करवाती थी। कभी कुछ मतलब कवि सम्मेलन करवा दिए, कभी कुछ और करवा दिया। नगर पालिका जो है ऐसे कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ कबूतरों के लिए घर बनवा दिए, ये सब नगर पालिका छोटा मोटा कोई काम करती। छोटे से कस्बे की कितनी बड़ी नगर पालिका होगी। अब लेखक बताते हैं कि कस्बे की उसी नगर पालिका की किसी उत्साही बोर्ड, अब देखो यहां पे लेखक अज्यूम करते हैं, लेखक को पता नहीं है, लेखक को यह लगता है कि वो जो कस्बा था, वो कस्बा जिस नगर पालिका के अंडर आता था, वो नगर पालिका वालों ने जोश में आकर के शायद चुनाव का समय पास आ रहा है, अब चुनाव का समय पास होता है तो कुछ ना कुछ काम तो दिखाना पड़ेगा, तो क्या करें, तो एक काम करते हैं, वो नगर का सबसे बिजी एरिया जो कस्बे का चौराहा है, चौराहा 4 राहों का सम्मेलन, यानी कि 4 रास्ते जहां से निकलते हैं, चौराहा, मेन चौक वगैरह आप उसको कह सकते हो, वहां से तो पब्लिक प्लेस है, कई लोग आते जाते हैं, वहां पे नगर पालिका एक मूर्ति नेताजी की बना करके रख देती है, ताकि वो पब्लिक प्लेस से लोग आते जाते देखेंगे, अरे ये तो, अरे ये मूर्ति के बनल बा, अरे ये तो नगर पालिका ने बनाया है, अरे मूर्ति नगर पालिका ने, तो लोगों के मन में आएगा कि नगर पालिका का देखो ये काम है। तो चुनाव से पहले अपना काम दिखाया जाता है कि वोट मिले, तो उनको ये लगता है कि किसी उत्साही बोर्ड के सदस्य ने, यार चलो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, क्या काम करेंगे, हाँ चलो नेताजी की एक मूर्ति बना देते हैं। तो ऐसे किसी ने जोश में फैसला लिया होगा और मूर्ति शहर के मुख्य बाजार पे, वही वो कहते हैं उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, पूरे बोर्ड ने जोश में आके, या किसी हेड ने, डिपार्टमेंट हेड ने, सरों में एडवाइस हटाओ, हम क्या करेंगे एक ना मूर्ति लगाएंगे। मतलब या तो किसी बोर्ड ने या किसी जोशीले सदस्य ने यह आइडिया दिया होगा कि शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे, चौराहा समझते हो ना, चौराहा, मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति बनाते हैं। मतलब ईंट पत्थर की मूर्ति नहीं है, संगमरमर थोड़ा महंगा आता है, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा आगे, ठीक है। जो कहानी लेखक है ना, ऐसी इमेज है संगमरमर की, आप मान सकते हैं, आप यही इमेजिन कीजिए कि यही सेम इमेज थी, ठीक है। इस पे भी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, ठीक है। ये संगमरमर की इमेज है, ठीक है, ये मैंने बनवाई है आपके लिए खास तौर पे, उसकी फोटो खींच के यहाँ मैंने लगवाई है, ठीक है। जो कहानी लेखक हमें सुना रहे हैं उस मूर्ति के बारे में है, बल्कि उस मूर्ति के भी एक बहुत छोटे से हिस्से के बारे में है, उसके चश्मे के बारे में है। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं, पूरी बात ये बताते हैं कि जिसने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति बनवाई है उसे देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या फिर मूर्ति, अब लेखक यहाँ पे फिर अज्यूम कर रहे हैं, 2 अजम्पशन लेखक करते हैं। पहला कि ये जो मूर्ति बनाने का फालतू तो नहीं कहूंगा, पर मूर्ति बनाने का इतना जल्दी में ये मूर्ति बनाने का आइडिया किसी उत्साही सदस्य का, ओवर एक्साइटेड सदस्य का या बोर्ड का होगा। फिर लेखक ये कहते हैं कि यार ये जो मूर्ति है, ये ना मूर्ति मुझे लगता है बड़ी जल्दी में बनाई गई होगी, इसलिए वो कहते हैं, और जिसने ये मूर्ति की जिम्मेदारी ली होगी कि मैं बनवाऊंगा, उसको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अच्छा मूर्तिकार कभी भी नेताजी की नंगी आंखों वाली मूर्ति नहीं बनाएगा, वो आंखों पे हमेशा एक चश्मा लगाएगा। आपने नेताजी की कोई भी फोटो देखी हो या कहीं और मूर्ति भी, इससे पहले एक मूर्ति भी मैंने आपको दिखाई थी ना नेताजी की, कहाँ गई, है ना, नेताजी की कोई भी मूर्ति होती है तो उस पर चश्मा जो है हमेशा होता ही है। तो ये कोई पता नहीं कौन है, इसको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या फिर मूर्ति बनाने के लिए जो खर्च दिया गया होगा उससे बहुत ज्यादा खर्च होने के कारण अच्छा मूर्तिकार नहीं ला पाए होंगे। मतलब कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा साहब, या तो जानकारी नहीं है, किसी भी मूर्तिकार को पकड़ लिया बना दो मूर्ति, या पैसे की कमी होगी जिस वजह से ऐसी मूर्ति जो है इन्होंने
बनाई होगी, ठीक है, ये उनका अजम्पशन है। अब क्या है, या हो सकता है कि काफी समय, अब वो 2-3 अजम्पशन देते हैं, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। लेखक अज्यूम करते हैं कि यार देखो किसी ओवर एक्साइटेड मेंबर ने या बोर्ड ने जल्दी में डिसाइड कर लिया होगा, चुनाव पास है, देख करके मूर्ति बना दो, पटक दो उसको, ले जाके उसको लगा दो फटाक से चौराहे पे कि लोग देखे हमारा काम। और जिसको ये जिम्मेदारी दी होगी कि भाई मूर्ति बनवाओ, उसको अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या बजट कम होगा, या ऐसा होगा कि मतलब उसके पास बजट और मूर्तिकार का वो नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, उसने काफी टाइम वो रिटर्न ऑर्डर लेने में, टेंडर पास करवाने में वेस्ट कर दिया होगा, उसके पास टाइम की कमी होगी, ठीक है। और उस वजह से किसी स्थानीय कलाकार को ही मौका देने का निश्चय कर लिया होगा, और अंत में उस कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र ड्राइंग मास्टर को यह काम सौंप दिया गया, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। अब यहां पे मैं आपको डायरेक्ट स्टोरी पे ले आता हूं, यहां तक आप समझ गए। अब क्या है कि वो जो मूर्ति बन जाती है, मूर्ति के नीचे लिखा होता है मास्टर मोतीलाल जी, यानी कि किसी मोतीलाल जी ने इस मूर्ति को बनाया है। मूर्ति के नीचे लिखा है, ये चैप्टर में मेंशन्ड है, और मास्टर मोतीलाल लिखा है, तो ये स्कूल के कोई हेडमास्टर होंगे। तो लेखक ये मानता है कि ये किसी हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर होंगे। क्यों ऐसा लेखक ने माना? क्योंकि कोई अच्छा, कोई प्रोफेशनल मास्टर, हाई स्कूल तो 9वीं 10वीं आप हाई स्कूल में पढ़ते हो, कोई बड़ा मूर्तिकार कभी ऐसी गलती नहीं करेगा कि नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बनाए। तो लेखक मानता है कि मान लीजिए ये मास्टर मोतीलाल जी एक हाई स्कूल था, एक ही स्कूल था नगर में, उस कस्बे में, उसके हाई स्कूल के कोई ड्राइंग मास्टर होंगे। उन्होंने दावा कर दिया होगा कि अरे आपको जल्दी मूर्ति चाहिए, मैं मूर्ति बना दूंगा, जल्दी आप मेरे को दे दो, और जल्दी जल्दी में उन्होंने कैसे भी मूर्ति बना दी होगी, ठीक है। उनको उतना अनुभव नहीं है, वो हाई स्कूल के कोई ड्राइंग मास्टर ही रहे होंगे, उन्हीं का नाम शायद मास्टर मोतीलाल होगा। फिर लेखक ये भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि मास्टर जी ने चश्मा बनाया होगा, हो सकता है, पर वो टूट गया होगा, या हो सकता है कि वो बराबर फिट नहीं बैठा होगा, या हो सकता है कि उनके पास पैसे कम पड़ गए होंगे, या उन्होंने जितना टाइम लिया था वो टाइम बीत गया होगा, तो जल्दी में उन्होंने ऐसे ही मूर्ति बना दी होगी। ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज को वो कंसिडर करते हैं लेखक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कहानी थोड़ी सी आपकी इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। जब भी कोई मूर्ति को देखता तो उनको मूर्ति तो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मूर्ति खराब थी, मूर्ति अपने आप में ठीक बनी थी, लेकिन मूर्ति को देखते ही ना वो नारे याद आते थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारे याद आते थे। लेकिन क्या होता था कि अब जैसे मूर्ति देखते थे ना कुछ खटकता था, अरे हाँ ये खटक रहा है, क्या कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें होती थी, और ये बात जो है मूर्ति पे चश्मा नहीं थी, यही एक बात जो है थोड़ी सी हमें अटपटी सी लगती थी, ठीक है। इसमें और कुछ इतना स्लाइड में पढ़ने लायक नहीं है, यहां आ जाओ, ठीक है। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गए, अब कहानी यहां से इंटरेस्टिंग होती है, आप यहां तक समझ गए कि एक नगर पालिका थी, उसके किसी शायद ओवर एक्साइटेड किसी उत्साही बोर्ड मेंबर ने या पूरे बोर्ड ने ही जल्दी में चुनाव पास आ रहे हैं, तो जल्दी में ये सोचा होगा कि हमें एक शहर के मुख्य चौराहे के मुख्य चौक पर हम एक नेताजी की मूर्ति बनवा देते हैं, और जल्दबाजी में किसी हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया होगा, मोतीलाल जी नाम लिखा है उसके नीचे, मूर्ति के नीचे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मूर्ति तो बना दी साहब, पर चश्मा ही नहीं बनाया। अब लेखक मानते हैं कि हो सकता है चश्मा बनाया होगा, टूट गया होगा, या चश्मा फिट नहीं बैठा होगा, पैसे कम पड़ गए होंगे, पर उन्होंने बनाया नहीं चश्मा, और बिना चश्मे वाली नेताजी की प्रतिमा ही खड़ी कर दी। अब हालदार साहब, बैक टू स्टोरी, वो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। अब हालदार साहब जब गुजरते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति बनी है नेताजी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हालदार साहब ये नोटिस करते हैं कि पूरी मूर्ति है संगमरमर की, लेकिन चश्मा एक्चुअल चश्मा है, मतलब है ना, मेरे जैसा चश्मा आप मान लीजिए कि ऐसे चौकोन यानी कि रेक्टेंगल टाइप में मान सकते हैं, ऐसा रेक्टेंगल फ्रेम वाला चश्मा है नेताजी की मूर्ति पे। तो ये हालदार साहब सोचते हैं कि यार ये भी सही है कि मतलब मूर्ति है संगमरमर की, लेकिन चश्मा असली है। हालदार साहब को अच्छा लगता है कि यार चलो ये भी अच्छा आइडिया है कि असली चश्मा लगा दो। फिर क्या होता है, हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे, कस्बे के चौराहे पे जीप रुकवाते थे, चौराहे पे ही नेताजी की मूर्ति है और चौराहे पे एक पान की दुकान है, तो वहां जाकर के वो पान खाते थे।
पान खाते खाते देखते थे, 15 दिन में एक बार ही आते थे वो, पान खाते खाते देखते थे, उनको लगता था कि भाई ये भी सही है ना, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति जो है उसके ऊपर असली चश्मा है, ठीक है। जब पहली बार उन्होंने मूर्ति को देखा तो मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला 4 कोनों वाला चश्मा था, है ना। उसके बाद क्या होता है, वो देखते हैं, वो यही सोचते हैं कि हाँ मूर्ति पे चश्मा लगा दिया होगा, असली चश्मा, चलो सही है, मूर्ति संगमरमर की, चश्मा असली, वो मन ही मन यही सोच के निकल जाते हैं। फिर वो जब दोबारा आते हैं 15 दिन बाद, दोबारा उस कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति है पर इस बार चश्मा बदल गया है। पहले मेरे जैसा रेक्टेंगल चौकोन चश्मा था, अब गांधी जी जैसा गोल चश्मा है। अरे नोट पे गांधी जी की फोटो देखी होगी ना, उसमें वो गोल सा चश्मा पहनते हैं। तो अब दूसरी बार जब वो आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति का चश्मा जो है उसका फ्रेम बदल चुका है। पहले चौकोन फ्रेम था, अब गांधी जी टाइप गोल फ्रेम है, ठीक है, वैसे उनका चश्मा है, ठीक है। अब वो सोचते हैं हालदार साहब कि भाई ये भी सही है, मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है यार, बढ़िया है। चलो, अपने नेताजी को ये लोग कितना प्रेम करते हैं कि चश्मा बदलते रहते हैं। हालदार साहब अब भी किसी से कुछ नहीं पूछते, मन ही मन सोचते हैं वह अच्छा है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मे तो बदल ही सकती है। जाकर के चुपचाप पान खाते हैं, पान के पैसे चुकाते हैं। उनका एक ड्राइवर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, तो उनका ड्राइवर होता है, वो उसको पता है कि साहब पान खाते हैं साहब इस चौराहे पे, तो पान खाने के लिए गाड़ी रोकता है, पान खाते हैं, ड्राइवर को बोल के वो ड्राइवर फिर गाड़ी आगे लेके चले जाता है। इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर तिबारा अब तीसरी बार आते हैं, है ना। और जब तीसरी बार आते हैं 15 दिन बाद, 15-15 दिन के इंटरवल में, तो इतने में ही 45 दिन बीत गए, 15-15-15। तीसरी बार जब वो आते हैं फिर 15 दिन बाद, तो देखते हैं फिर चश्मा बदल गया। तो अब ना उनसे रहा नहीं जाता, तो अब वो ना ऐसे मतलब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होते हुए वो जहां पान खाते हैं उस पनवाड़ी से, मतलब पान वाले से पूछ लेते हैं कि यार एक बात बताओ, ये तुम्हारे नेताजी हर बार नया नया चश्मा कैसे पहनते हैं। अब यहाँ पे पान वाले का अच्छा चित्रण किया गया, हो सकता है एग्जाम में पूछ लीजिए, मैं आपको जितना मुझसे हो सके अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूं। पान वाला एक काला मोटा बड़ा खुशमिजाज आदमी है जिसकी तोंद बाहर निकली है ना, वो हमेशा उसके मुंह में पान रहता है। उससे आप कुछ पूछ लो ना, उससे आप कुछ पूछ लो पान वाले से, तो उसकी तोंद थिरकती है। मैं थिरका नहीं पा रहा पर उसकी तोंद थोड़ी सी थिरकती है, खुशमिजाज टाइप का हंसने वाला आदमी है, उसकी तोंद थिरकती है। उसके बाद पीछे घूम के पान की पीप थूकता है और बोलता है कैप्टन चेंज करता है। मतलब वो ये बोलता है कि ये तुम्हारे हालदार साहब ने पूछा कि तुम्हारी मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है, तो वही वो बताते हैं कि वो आंखों ही आंखों में हंसता है, पीछे घूमकर दुकान के नीचे अपने मुंह में भरे हुए पान का पीप थूकता है और काली बत्ती सी, लाल पीली काली बत्ती से दिखाकर बोलता है साहब कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब हालदार साहब समझ नहीं रहे कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, तो बताते हैं चश्मा चेंज कर देता है। अब भी उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये कैप्टन चश्मे वाला क्या हो गया, कि ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है और ये चश्मा चेंज कर देता है, मतलब क्यों चेंज कर देता है। तो उनको अब भी बात नहीं समझ में आ रही होती है, ठीक है। इसलिए फिर पूछते हैं कि क्यों चेंज कर देता है। पान वाला फिर उसको समझाता है कि मान लो कि कोई ग्राहक आया और उसको वैसा ही चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर है, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो क्या करेगा, मूर्ति वाला चश्मा उसको दे देगा और अपनी दुकान में से कोई दूसरा फ्रेम उसकी मूर्ति पर लगा देगा। तो कैप्टन चश्मे वाला इस तरीके से चेंज करता है। अब पान वाले की ये बात सुन करके हालदार साहब को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि हाँ भाई सीन क्या है, कि मतलब स्टोरी क्या है, कि कोई कैप्टन चश्मे वाला है, कोई चश्मे वाला है, उसका नाम शायद कैप्टन है या उसको कैप्टन बोलते हैं, उसकी चश्मे की दुकान है। कैप्टन चश्मे वाले से देखा नहीं गया वो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति, उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो क्या करता है अपनी दुकान से एक फ्रेम लगा देता है। मान लो ऐसा चौकोन वाला, मेरे जैसा रेक्टेंगल शेप वाला। अब मानो कोई ग्राहक आया, बोला मेरे को चौकोनी फ्रेम चाहिए, अब उसके पास एक ही पीस था, तो वो क्या करेगा, मूर्ति से निकाल लेगा और फिर वो ग्राहक को दे देगा और कोई दूसरा फ्रेम अपनी दुकान से मूर्ति पर फिट कर देगा। क्योंकि कैप्टन से देखा नहीं जाता था कि नेताजी को, कैप्टन को ऐसे लगता था मानो जैसे मैं चश्मा पहनता हूं, आप चश्मा निकाल लो तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगेगा, हालांकि मेरी विजन बहुत अच्छी है, पर अब दूर की चीजें मेरे को देखने के लिए बोलोगे ना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा उतना, क्यों, मेरा दूर का चश्मा है। तो कोई भी आप में से कोई चश्मा पहनता है तो चश्मा निकालने के बाद थोड़ा हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उसको ये लगता था मन ही मन कि ये नेताजी भी अनकंफर्टेबल होते होंगे, तो अपनी दुकान से कोई ना कोई चश्मा लगा देता है।
अब कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर वो तो मूर्ति है, वो कैसे अनकंफर्टेबल होगी। दूसरा, वो तो खाली फ्रेम लगाता था, अंदर कांच तो होता नहीं था। ये भाव का विषय है, इसको आप सिर्फ अपनी कोरी बुद्धि से, तार्किक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे। तो वो अपना एक कोई भी फ्रेम जो होता था ऐसे लगा देता था नेताजी की मूर्ति पर, ठीक है। हाँ, अब क्या है, अब फिर हालदार साहब ये भी पूछते हैं कि ये चश्मा कैप्टन क्यों चेंज करता है, ये मूर्ति का असली चश्मा कहाँ गया। मूर्ति जब बनी होगी तो नेताजी की चश्मा, मूर्ति तो चश्मे के साथ बनी होगी, तो असली चश्मा कहाँ गया। तो पान वाला हंसता है, बोलता है ना, मास्टर बनाना भूल गया। अब यहां पे आपका पाठ कहता है, स्वयं प्रकाश जी कहते हैं कि ये पान वाले के लिए बड़ी कॉमेडी वाली बात थी कि अरे मूर्ति असली चश्मा, अरे वो तो मास्टर मोतीलाल मूर्ति का, अरे वो तो बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए ये एक मजाक की बात थी, पर हालदार साहब के लिए बड़ी सीरियस बात थी कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति की आप इमेज बना रहे हो। ये तो ये बात हुई कि मतलब गांधी जी की फोटो है और उसमें उनका चश्मा ही नहीं है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत हैरान और परेशान करने वाली बात थी, ठीक है। पान वाले के लिए ये दिलचस्प और मजाकिया बात थी, पर हालदार साहब के लिए काफी हैरान और परेशान करने वाली बात थी, ठीक है। अब हालदार साहब ने सोचा कि ठीक है, मूर्ति के नीचे मास्टर मोतीलाल लिखा है, उस कस्बे के ड्राइंग मास्टर होंगे, है ना। अब क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ सोचते हैं, वो पान के पैसे चुका के वापस जाते हैं। वो 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर वो पीछे आ जाते हैं मुड़ करके, पान वाले से फिर पूछते हैं कि ये कैप्टन चश्मे वाला कौन है। अब वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जाग गई होती है कहानी और जानने के लिए, तो यही वो पूछते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला कौन है। क्या ये नेताजी का कोई पूर्व सैनिक है, क्या ये आजाद हिंद फौज का कोई पूर्व सैनिक है, या ये कोई नेताजी का पूर्व साथी है, या आजाद हिंद फौज का कोई पूर्व सैनिक है, ये नेताजी से पहले कहीं जुड़ा रहा है क्या किसी तौर पे। अब पान वाला अब तक तीसरा पान ठूस चुका था मुंह में, फिर उसकी तोंद सुरकती है, फिर वो पीछे घूम के पीप थूकता है और बोलता है नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, है ना, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, जाओ जाओ उसी से पूछ लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये क्या दर्शाता है, समाज का मजाक उड़ाना। स्टूडेंट्स, इस दुनिया में जो लोग आपको हरा के नहीं हरा सकते, वो आपको गिरा के हराने की कोशिश करेंगे, गिरा के हराने की। आप आगे पाठ में पढ़ोगे कि पान वाला नहीं जानता था कि कैप्टन चश्मे वाला अच्छा काम कर रहा है, जानता था, पर वो उस पर हंसेगा। ये तो वही बात हो गई कि कुछ लोग हैं, मानो जो शराब नहीं पीते कि उसको सही नहीं मानते, तो जो लोग शराब पीते हैं वो हंसेंगे उनके ऊपर, अरे इनमें तो बात ही नहीं है, वो जिगर ही नहीं है, वो कलेजा ही नहीं है इनके अंदर, तो ये वो उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो खुद शर्मिंदा है कि मैं ये क्यों करता हूं, तो वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए दूसरे का उपहास उड़ा रहे हैं। जीवन में इससे आप ये सीख सकते हैं कि अगर कल को कोई आपका मजाक उड़ाता है तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम है आपसे, वो खुद की कमी को अपनी कमी बताऊं कैसे, अपनी हंसी उड़ाऊं कैसे। जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथ्य, है ना, अपनी हंसी कैसे उड़ाऊंगा, इसलिए दूसरों की हंसी उड़ाता है ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इसे तो जिगर ही नहीं है, देखो, समझ रहे हो। तो पान वाला जानता था, पर इस समाज में एक तो वो लोग हैं जो खुद तो ढंग का काम नहीं करेंगे, और जो करेंगे उनका उपहास करने वाले लोग जो हैं वो पान वाले टाइप के हैं, वो उसका। अब ये हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा, कैप्टन को आपने लंगड़ा बोला, फोटो वोटो छपवा दो उसका, पागल है पागल, अरे वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ये इन्होंने कहा पान वाले ने। हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा, वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उन्होंने अपने माइंड में जो सोचा था कैप्टन चश्मे वाले के बारे में, कैप्टन चश्मे वाला उससे एकदम ही अलग था। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा लंगड़ा सा व्यक्ति था, लंगड़े थे, बैसाखी लेकर के, है ना, बैसाखी लेकर के वो चलते थे, और क्या करते थे, उनकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, कैप्टन चश्मे वाले की अपनी कोई दुकान भी नहीं थी। वो क्या करते थे, ऐसे एक फेरी लगाते थे, ऐसा एक डंडा है, उस पे कार्डबोर्ड है और उस पे लाइन से बहुत सारे चश्मे लगाए होते थे। अब मुझे बताओ, एक कार्डबोर्ड के ऊपर आप कितने ही फ्रेम लगा लोगे, चलो आपको बहुत एडजस्ट करने में आपको बड़ा मजा आता है, तो मतलब कितना 8, 10, 12, बहुत छोटी सी दुकान थी उनकी, दुकान भी नहीं कहेंगे, फेरी वाले हैं, बुक में लिखा है। हालदार साहब यही सोचते हैं कि अरे बेचारे की तो दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है, अच्छा ये दुकान बंद है, इसके सहारे में जो है अपना ये टिका करके वहीं बेच करके ईमानदारी से।
देखो धर्म से कमाओगे तो सुखी रहोगे। तो वो अपने धर्म से चलते थे, ऐसे वो काम करते थे अपना। तो एक ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने पान वाले से बहस नहीं किया। मन ही मन उन्होंने ये उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने क्या किया, पान के पैसे चुकाए और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। ठीक है, खुल जाए यार, ठीक है ना। वो क्या कहे, आगे बढ़ गए। इसके बाद वही है, पान वाले का चित्रण कैसे कैसा किया गया है वो मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूं एक बार। पान वाले का चित्रण ऐसा किया गया है कि वो सर पर गांधी टोपी लगाए, है ना, आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में एक छोटी सी लकड़ी और एक हाथ में संदूकची। बुक में जो वर्ड यूज किया गया है वो है संदूकची। संदूकची किसको कहते हैं, छोटे ब्रीफ केस को। ये कुछ कुछ वर्ड्स है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर समझने में आसानी हो। एक होता है बस्ट। बस्ट का मतलब क्या होता है, वेस्ट साइज स्टैचू, कमर तक का स्टैचू। मैं आपको बता चुका हूं नेताजी का फुल स्टैचू था क्या, नहीं, मैंने फोटो भी दिखाई, कमर तक के थे। प्लस वो जो उसके हाथ में एक संदूकची थी, एक छोटा सा सूटकेस था और हाथ में एक वो कार्डबोर्ड जिसपे वो लेकर के, और लंगड़े थे तो कंधे में यहाँ नीचे कांख में बैसाखी, वो ऐसे ऐसे चलते थे। ठीक है, और वो इस तरीके से, ये कैप्टन चश्मे वाले का चित्रण है। मोटा काला चश्मा, सर पे गांधी टोपी, है ना, हाथ में एक छोटी सी संदूकची, छोटा सा संदूक ऐसा भी आप लिख सकते हैं, और चश्मे की फेरी, कार्डबोर्ड, इस तरीके से चित्रण किया गया है कैप्टन चश्मे वाले का। ठीक है, वे बहुत कुछ पूछना चाहते थे कि कैप्टन का वास्तविक नाम क्या है, उसका असली नाम क्या है, पर अब क्या है, पान वाले की बातें सुन के एक तो उनको बड़ा दुख लगा था, वो जैसे उसको लंगड़ा फोटो वोटो छपवाने की बात कह रहे थे, प्लस पान वाले का मुंह देख के उनको लग गया कि अब ये इस टॉपिक पे और बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पान के पैसे चुकाए, वो चले गए। अब वो दोबारा कब आएंगे, 15 दिन बाद। तो दोबारा 15 दिन बाद जब वो वापस आते हैं, है ना, तो देखते हैं कि उन्होंने ज्यादा प्रश्न नहीं किए, वो जीप में बैठ करके चले गए। दोबारा 15 दिन बाद जब वो आए तो देखा कि फिर मूर्ति पर नया चश्मा है। ये सिलसिला कब तक चलता रहा, 2 साल तक, यहां कहीं लिखा होगा, सिलसिला 2 साल तक इसी तरीके से चलता रहा। 2 सालों तक, 2 ईयर्स, 2 साल तक यही रहा। हालदार साहब भी हिचक में कुछ पूछे नहीं कि ठीक है यार ये तो चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि उनको बड़ा बुरा लगा था जब पान वाले ने मजाक उड़ाया था, बट ठीक है, वो कुछ बोलते नहीं है। 2 साल तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, हर 15-15 दिन में वो आते रहते हैं। 2 साल बाद फिर वो जब 15 दिन बाद आते हैं, 2 साल में 15-15 दिन में आते रहते हैं, और आफ्टर 2 ईयर्स क्या होता है, फिर 15 दिन बाद जब वो आते हैं, अचानक फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। अब क्या है, आप रोज एक चीज को देखने के आदी हो गए हो, आप रोज किसी चीज को देखने के हैबिचुअल हो गए हो, एकदम से वो चीज ना दिखे तो आपको अटपटा सा लगेगा। तो हर बार मूर्ति, कभी भी हालदार साहब ने नेताजी की ऐसे वाली मूर्ति नहीं देखी। मूर्ति के ऊपर चाहे गोल, चौकोर, आड़ा, टेढ़ा, अरे कैसा भी चश्मा, लाल, पीला, हरा, कोई ना कोई चश्मा होता ही था। पर 2 साल में पहली बार हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन क्या था कि पान की दुकान भी बंद थी, तो पान वाले से पूछ नहीं सकते थे, और उस चौराहे की ज्यादातर दुकानें बंद थी, एक आध कोई दुकान खुली होगी, ज्यादातर दुकानें बंद थी। हालदार साहब को लगा आज क्यों नहीं चश्मा है, पता नहीं शायद कुछ हुआ होगा, आज तो कोई ज्यादा दिख भी नहीं रहा, पान की दुकान भी बंद है। उस दिन उन्होंने बोला कि ठीक है, पान तो खानी नहीं है तो क्या मतलब है, रुक के। वो थोड़ा सा शौक हुए ये देख करके, पर वो चले गए, वो उस कस्बे से आगे गुजर गए। ठीक है, उसके बाद फिर अगली बार, यानी कि फिर 15 दिन बाद जब वो वापस उस कस्बे से गुजरे, 15 दिन में एक ही बार, अगले दिन नहीं, 15 दिन बाद फिर जब वो उस कस्बे से गुजरे, पिछली बार गुजरे थे तो पहली बार 2 सालों में उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है, पान वाले की दुकान बंद है और कस्बे की ज्यादातर दुकानें बंद है। उस दिन वो चले गए कि किससे पूछे। फिर अगली बार, यानी कि फिर 15 दिन बाद जब वो वापस आते हैं, तो इस बार जो है पान की दुकान जो है खुली होती है, इस बार पान की दुकान जो है खुली होती है। ठीक है, और अब उनको मौका मिल जाता है पान वाले से पूछने का। ठीक है, जब वो फिर 15 दिन बाद आते हैं तो फिर से मूर्ति की आंखों पर जो है चश्मा नहीं होता है ना। इस बार पान की दुकान खुली थी, इस कारण हालदार साहब ने पान लिया, पान खाया, और फिर पान वाले से धीरे से पूछा, क्यों भाई आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है। इतने में
पान वाला मायूस हो गया। वो मोटा काला आदमी जो हमें शतगुंद थिरक के आंखों ही आंखों में जो मुस्कुराता था, जो पीप थूक करके अरे 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 वो अरे असली चश्मा कहाँ गया, अरे वो मास्टर बनाना भूल गया, अरे वो लगना क्या जाएगा फौज में, वो देखो आ रहा है, फोटो वोटो छपवा दो उसका, पागल है जो ऐसे हंसी मजाक की बातें करता था। वो पान वाला जो उपहास उड़ाता था, तेरी हंसी उड़ाऊं कैसे, उसकी कैप्टन चश्मे वाले की, वो पान वाला खुश मिजाज आंखों ही आंखों में मुस्कुराने वाला वो काला मोटा आदमी, वो आज मायूस हो गया और धोती की एक सिरे से अपनी आंख पोंछते उसने बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब हालदार साहब को तो झटका लगा। हालदार साहब क्या बोले, वो तो शॉक्ड ही थे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पान वाला जानता था कि कैप्टन चश्मे वाला अच्छा इंसान है, पर वो जीवन भर, अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है कि जो अच्छा काम कर रहा है, उससे द्वेष मत करो, कभी कह देना, नहीं तो तुम कभी सोचोगे कि बाद में कहूंगा, वो लोग बाद में रहे ना रहे। आपकी माँ जननी वो आपसे प्रेम करती है, पिताजी आपसे प्रेम करते हैं, उनसे कह देना कभी, किसी एक से एटलीस्ट, कि मैं एक्सप्लिसिटली एकदम ना कह पाओ, पर कह देना मतलब थैंक यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्त से, किसी से भी, मतलब इन द सेंस टीचर से, मतलब देखिए ये कहानी हमें सिखाती है कि कहीं ना कहीं सही, वो कहते हैं ना सत्य सूर्य की तरह होता है, आंख बंद रखो या खुली रखो, सूर्य भी, ट्यूबलाइट भी है ना, आपके घर में ट्यूबलाइट होगी, उसकी तरफ भी आंख बंद कर दो, पता तो चल रहा है आंख बंद करने के बाद भी कि आंख लाइट जल रही है, आंख बंद भी करो तो भी सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। सत्य का भान सबको होता है। क्या ये पान वाला भी जानता था कि सत्य क्या है, कि अच्छा काम करता है, इसलिए मायूस हो जाता है। कैप्टन तो अब रहे नहीं, हालदार साहब को बड़ा मायूसी होती है, दुख होती है, ठीक है। और हालदार साहब कैप्टन के मर जाने के बाद बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति को देखने के बाद ये कहते हैं, क्या होगा उस राष्ट्र का जो अपने देश के खातिर अपना सब कुछ होम देने पर भी, है ना, दाव पर, और आज की पीढ़ी उन पर हंसती है और मौके ढूंढती है जब उनकी तरह। मैं आपको लाइन पढ़ के दिखाता हूं, इसमें उन्होंने ठीक से नहीं लिखा है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। क्या होगा उस कौम का जो स्वयं, कौम यानी कि लोगों का, सोसाइटी का, जो खुद तो अच्छा काम नहीं करती और जिन्होंने देश के लिए कुर्बान किया, अपनी जवानी छोड़ दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, है ना, उन लोगों के ऊपर हंसती है वो कौम, या उन लोगों की जो मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं चश्मा वश्मा लगा के, उनके ऊपर हंसती है। अरे ये भी कोई काम है, इससे अच्छा पढ़ाई वढ़ाई कर ली होती यार, तुम 15 अगस्त को स्कूल जाते हो। अरे उस दिन तो मैं पढ़ लेता हूँ यार, 15 अगस्त को स्कूल कोई थोड़ी जाता है। अरे समझ रहे हो, देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, नहीं जाना है तो मत जाओ, अपने बिल्डिंग में ही चले जाओ, कहीं ना कहीं तो होता होगा ना सेलिब्रेशन। ऐसा नहीं है कि स्कूल में ही जाओ, बट कहीं ना कहीं जाना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को घर पे ही सोना, हाँ कभी तबीयत वबीयत खराब है या कभी कोई फैमिली काम आ गया, समझा जा सकता है, कभी कभी एक्सेप्शन होते हैं, पर नहीं तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वही है, वो बार बार सोचते इस कौम का क्या होगा जो जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके ऊपर, या उनके ऊपर जो उनके लिए कुछ काम करते हैं उसके ऊपर हंसती है, ठीक है। अब वो कुछ बोल नहीं पाते, वो इतने शॉक्ड होते हैं, ठीक है, और अब वो क्या ही कहे, फिर वो चले जाते हैं, ठीक है। फिर पान के पैसे चुका करके यही सोचते हुए कि कौन कौम का क्या होगा, यही सोच सोच कर वो दुखी हो जाते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं गाड़ी में बैठ करके। अब वो दोबारा कब आएंगे, अगले दिन क्या, नहीं 15 दिन बाद, वो 15 दिन में एक बार आते थे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये 15 दिन बाद जब वो दोबारा आते हैं, वही वो आपको कहते हैं, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष, हृदय स्थली यानी कि सेंटर ऑफ द हार्ट, चौराहे पे था ना, हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया आज चौराहे पे मत रुकना, आज बहुत काम है, पान वान आज नहीं खाएंगे, चलो। अब ड्राइवर ने बोला ठीक है साहब, उसे क्या पता, अब गुजरना तो चौराहे से ही है, तो चौराहे से जब गुजर रहे थे
तो वो 2 साल से हर रोज उस मूर्ति को देखते थे। उतर के ही तो नहीं, गाड़ी से एक झलक डाल दी, अरे रुको 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 रुको, वो ऐसे गाड़ी से ही उन्होंने ऐसे झलक देखी और तुरंत रोकने के लिए बोला। और ड्राइवर को भी लगा क्या हो गया, उसने एकदम से ब्रेक मारा, गाड़ी थोड़ी सी रुकी ही थी, पूरी तरीके से रुकी भी नहीं थी कि वो जो हालदार साहब है वो दरवाजा खोल के गिरते पड़ते ऐसे ही लिखा है पाठ में, उतर गए गाड़ी से और उतरते हुए जाकर के उस नेताजी की मूर्ति को देखने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो 15 दिन में एक ही बार आते हैं। उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा था। सरकंडा मतलब क्या होता है, छोटा सा बांस आप समझ सकते हो, जैसे आपने अगरबत्ती की लकड़ी देखी है वो थोड़ी ज्यादा पतली हो गई, उसी टाइप से आप रिलेट करो, एक बच्चा जो बना सके, है ना। एक सरकंडे का चश्मा किसी ने बनाया, 2 डंडी रख दी है ऐसे और बीच में ऐसा गोला सा कुछ ऐसे उसमें फिट कर दिया है कैसे ना कैसे, मतलब मैं एक बच्चे को कितनी इंजीनियरिंग आती होगी, छोटा सा ऐसा डंडी और डंडी के ऊपर एक सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे ने ऐसे पता नहीं कैसे चिपका के बना के रख दिया है। ये देख करके हालदार साहब बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देशभक्ति जीवित है। इसे देख करके ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने इसे बनाया है। उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वो उस मूर्ति को सलामी देते हैं। वहीं पे हम सब भी सलामी देंगे, तो वो उस मूर्ति को वहाँ पर सलामी देते हैं और यही सोचते हैं कि हाँ, कैप्टन चश्मे वाला तो नहीं रहा पर उसका विचार आज भी है। आज भी देशभक्त लोग इस देश में रहते हैं। देशभक्ति अब भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। अरे जब हमारे और आपके जैसे लोग हैं तो खत्म भी कैसे होगी, अब भी देशभक्ति है। तो यही इस चैप्टर का निष्कर्ष भी है। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यही है, वो उसको सैल्यूट करते हैं, तो इसलिए वो इमेज यहाँ दी गई है। यहाँ अंत में सरकंडे से बने चश्मे को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर देखकर, यहाँ गलती से माफ कीजिए हवलदार लिख दिया, हालदार साहब का भावुक होना यह दर्शाता है कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। हालदार साहब को लगा था कि कैप्टन के जाने के बाद शायद ही कोई नेताजी के चश्मे का मूल्य जान पाए, लेकिन जब बच्चे ने नेताजी के चश्मे का मूल्य जाना तो हालदार साहब भावुक हो गए, क्योंकि अभी इस पीढ़ी में भी देशभक्ति जिंदा है और हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले वीरों की गाथाएं सुनानी चाहिए। साहब आप ये समझिए, आप में से कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, 1857 रेवोल्यूशन, मंगल पांडे, वीर सावरकर या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं सर? हिस्ट्री में गांधी जी ने क्या किया, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें वो कुर्बानियां याद रहें, हम कृतज्ञ रहें कि उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिया वो बहुत ज्यादा जरूरी था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो किया, है ना, अरे कितने ही आपके रूलर्स थे, महाराणा प्रताप जी ने जो किया, चित्तौड़ के जो महान राजा हुए हैं उन्होंने जो किया, तो इनसे क्या होता है, राजा विक्रमादित्य ने जो किया, इन सब चीजों से क्या होता है ना, हमारे मन के अंदर एक भाव और सम्मान होना चाहिए। और देश के जो वीर सैनिक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके सम्मान से ही देशभक्ति पुष्ट होती है। तो स्टूडेंट्स यही है चैप्टर नेताजी का चश्मा। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप बोर्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनानी, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड वाले, ठीक है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देश के प्रति देशभक्ति का, श्रद्धा का भाव था। वह शहीदों का और देशभक्तों का सम्मान करता था। जो भी ये कर रहा है वो देशभक्त है, वो कैप्टन है। जरूरी नहीं है कि आप फौज में हैं, आप फौज में नहीं भी हैं, लेकिन वो फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट करता है, दूसरों के लिए अपने सुख का बलिदान करने के लिए तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। अरे उसके लिए भी तकलीफ होती थी, कैप्टन जी के लिए भी। छोटी सी दुकान भी कहां, कार्डबोर्ड पे आप कितना ही फ्रेम फिट कर लोगे, उसमें से एक फ्रेम फिट करना। कभी ग्राहक आ गया, हाँ मैं आपको देता हूं ना, मेरे पास वो वाला फ्रेम है, हाँ साहब आप रुकिए ना, आप इधर बैठिए ना। वो जाता है, अब बेचारे लंगड़े, थोड़ा टाइम लगता होगा, जाते हैं चौराहे पे, वो फ्रेम उतार लेते हैं और जब तक वापस आते हैं क्या पता ग्राहक चला गया होगा, तो मायूस हो जाते हैं, फिर जाके फ्रेम लगाते हैं। आसान जिंदगी नहीं होती है साहब सबकी, पर कैप्टन चश्मे वाले को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, सम्मान के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए, इन 2 कारणों की वजह से उन्हें कैप्टन कहा गया। उनके अंदर ये देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा है।
हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क्यों हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति, हाँ मतलब क्यों गाड़ी तुरंत रोकने को कहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा था। हालदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे कस्बे में घुसने से पहले? कि अब फिर मैं जाऊंगा, फिर नेताजी की मूर्ति दिखाई देगी और फिर उसके ऊपर कोई चश्मा नहीं होगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है कि जो नवीन पीढ़ी है उसके अंदर अभी भी देशभक्ति का भाव मौजूद है, और आज भी वो लोग हैं जो कैप्टन चश्मे वाले के काम को आगे बढ़ाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? क्योंकि ये इतनी सी बात नहीं थी, ये बात देश के भविष्य को दर्शाती थी। पुराने वाले आंसर से कुछ पॉइंट्स ले लो कि देश की नवीन पीढ़ी में आज भी देशभक्ति की भावना जागृत है, जगी हुई है, वो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। ठीक है, ठीक है, यही आंसर्स हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने, जो मैंने लाइन पढ़ी थी बुक से, सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। इसका आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा ना करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं, या जो लोग ऐसे देशभक्तों का सम्मान करते हैं, जैसे कैप्टन नेताजी का सम्मान करता था तो उनका अपमान करते हैं, है ना। या तो स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाएंगे, या जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों की रिस्पेक्ट करते हैं उनका मजाक उड़ाएंगे, है ना। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। यार मेरे को तो आज खाने के लिए मिल रहा है ना, मैं क्यों पढ़ूं कि वो राजा विक्रमादित्य के साथ क्या हुआ था, महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे हराया उनको। ये सब मेरे को क्यों पढ़ना है यार? मेरे को तो ये पढ़ाओ कि मैं कैसे कोडिंग करूं और कैसे मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के 12 और 14 लाख का पैकेज लूं मैं। यही सब तो इसे स्वार्थ ही तो कहेंगे, निज स्वार्थ। तो ये जो पाठ है ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये पाठ यही कहता है कि निंदनीय है, और ये लाइन भी उन लोगों के लिए है कि जो निंदनीय विचार है, जो जिन लोगों ने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया उन लोगों का उपहास उड़ाती है, या जो लोग उनका सम्मान करते हैं उनका उपहास उड़ाती है। उस कौम का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा, आप खुद सोचिए। यही इसका निष्कर्ष है। तो स्टूडेंट्स यही है, ठीक है, इस चैप्टर का क्रक्स। और इसके साथ हमने ऑलमोस्ट सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकते हैं वो डिस्कस कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।